वेलकम क्लास 12th। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 6 एनसीईआरटी फिजिक्स, और जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन इंड्यूस शब्द से बनता है। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। तो इंडक्शन का मतलब हो जाएगा समथिंग विच हैज़ बीन इंड्यूस्ड, मतलब कुछ क्या किया गया हो किसी को, जैसे किसी पर्सन को आप प्रेरित कर देते हैं कोई काम करने के लिए, है ना, तो उसको हम लोग इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन चूल्हा भी होता है, उसमें वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसकी विषय में हम लोग थोड़ी समझें और कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं। हम लोग जिस स्टेटस से पढ़ना चालू किए हैं, तो पहले हमने चार्ज को पढ़ा, ठीक। फिर दूसरा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा चार्ज मतलब करंट, चार्ज इन मोशन। चार्ज इन मोशन पढ़ा मतलब करंट पढ़ा, ठीक है जी, करंट को पढ़ा। और करंट के साथ एक तीसरी बात जो हम लोगों ने देखा वो था कि चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ऐसा सब चीज़ हमने पढ़ा, यानी कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म हम लोगों ने देख लिया। मैग्नेटिज्म इज ए प्रॉपर्टी विच इज डेवलप्ड ड्यू टू चार्ज इन मोशन। तो अब सवाल उठता है कि अगर चार्ज मोशन में है कोई भी, तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब अलग अलग शेप में चार्ज अगर मूव करता है, अलग अलग उसका पाथ होगा, तो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो चार्ज को मूव कराने से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। तो क्या मैग्नेट को मूव कराने से चार्ज में मोशन आएगा क्या? चार्ज में मोशन लाने से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है, तो क्या मैग्नेट में, मैग्नेट ही ना, मैग्नेट कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट हो या कुछ भी, है ना, अगर मैग्नेट में मोशन लाएं तो क्या चार्ज इन मोशन होगा? चार्ज को तो प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, चार्ज को मोशन में लाया सकता है, चार्ज का म्यूचुअल इंटरेक्शन को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन चार्ज वो तो होगा नहीं। लेकिन क्या अगर चार्ज इन मोशन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो सोचने वाली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट इन मोशन आ जाए तो चार्ज को मोशन में ला सकता है। तो इसका जवाब है यस। यस, ए मैग्नेट इन मोशन कैन इंड्यूस या कैन प्रोवाइड, क्या बोले इसको, कैन प्रोड्यूस बोले, क्या बोले, यस ए मैग्नेट इन मोशन कैन ब्रिंग, हाँ ये कह सकते हैं, ब्रिंग चार्ज इन मोशन, ये होगा। चूंकि नेचर लव सिमेट्री, है ना, नेचर को सिमेट्री पसंद है कि अगर पहले के कारण दूसरा हो रहा है तो दूसरे के कारण पहला भी होगा, ऐसा प्राय देखने को मिलता है। तो जब ये बात फैराडे के दिमाग में आया कि क्या ऐसा पॉसिबल है, तो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके का था। चलिए अब जरा सा हम लोग उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, है ना, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखें। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? जब तक कोई प्रैक्टिकल फाइंडिंग अपने को
देखने को नहीं मिलता है तब तक हम लोग उसके किसी लॉ थ्योरी कोई उसका खोजने के पीछे नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इंसिडेंटली और डेलिबरेटली। इंसिडेंटली का मतलब होता है कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो माने अचानक से देखने को कोई फेनोमेना मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी फिर एक्सपेरिमेंट किया ही जाता है कि ऐसा तो नहीं कि ये कोई एक अपवाद स्वरूप घटना थी जो हमको देखने को मिला। तो जो भी फेनोमेना देखने को मिलता है तो उस फेनोमेना पर हम लोग एक्सपेरिमेंट जरूर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कहने की बात तो कहानी जो थी इसके पीछे कि इंसिडेंटली ये डिस्कवर हुआ था या एक्सीडेंटली कह ले, देयर वाज एन इंसिडेंस जिसमें वो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन के कारण या मैग्नेट में मोशन के कारण हमारा चार्ज इन मोशन आया, यानी करंट जो है सो इंड्यूस हुआ। ये हुआ इंसिडेंटली था, लेकिन हम लोग सीधे सीधे फैराडे एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, और क्या था ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट, उसको समझने के लिए अपन लोग एक सर्कुलर कॉइल को कुछ इस व्यवस्था की तरह लें, है ना, जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड हो। मतलब ये कि अगर इस सर्किट में कोई भी करंट सेटअप होता है तो ये बात गैल्वेनोमीटर इंडिकेट करके हमको बता सके कि हाँ भैया ये ऐसा कुछ करंट सेटअप हुआ, यानी चार्ज इन मोशन आया। क्या किया ऑस्टेड ने, एक मैग्नेटिक बार जो NS है उसको इन मोशन काफ़ी तेज़ी से सामने की तरफ लाया, कॉइल की तरफ, कॉइल की एक्सिस के अलॉन्ग इसको लाया गया, है ना। अब उसमें अरेंजमेंट जिस तरीके से किया गया हो कि इसको हम काफ़ी तेज़ी से ला सकें, हो सकता है कोई स्मूथ टेबल रखा गया हो या थ्रेड बांधा गया हो, ऐसा कोई थ्रेड बांधा गया हो जिससे खींचा गया हो, कैसे भी मैंने इन एनी मीन्स जैसे भी इसको लोग इन मोशन लाए। तो जब ये इन मोशन आया इस तरफ, तो देखने को क्या हुआ, देखने में क्या मिला कि गैल्वेनोमीटर में, एक सेकंड में थोड़ा सा ऐसा करंट अगर आता है तो हाँ ठीक, चलिए। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ करंट को भी करेक्ट कर रहा था, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट को भी करेक्ट कर रहा था ताकि बाद में भी ये सही बैठे। कोई फिगर अगर देखता है इसको तो ये सही दिखे, ठीक है। इसमें एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला, है ना, ऐसा ऐसा इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, ठीक है ना, डिफ्लेक्शन देखने को मिला, इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ और डिफ्लेक्शन अपने को देखने को मिला, करेक्ट। अब जब ये काफ़ी क्लोज आया, जैसे जैसे ये क्लोज लाते गए, जब तक ये मोशन में था, जब तक ये यहाँ तक आया, यहाँ ला करके इसको हमने रोक दिया। जैसे ही रोक दिया, देखिए कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बंद हो गया, यानी कि करंट इन द सर्किट स्टॉप हो गया। जब तक मैग्नेट मोशन में था तब तक गैल्वेनोमीटर में हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिला, मैग्नेट रुका, डिफ्लेक्शन बंद, यानी करंट फ्लो होना बंद हो गया। इस क्लोज सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना बंद हो गया। अब सेम अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट था अपना, इस सेम अरेंजमेंट में अब करना ये था कि गैल्वेनोमीटर को अब इस को दूर ले जाने लगे, वापस पीछे की तरफ खींच दिया, वापस पीछे की तरफ खींचा गया इन मोशन, काफ़ी तेज़ी से, या कम से कम वेलोसिटी थोड़ा सा हो,
बहुत तेज़ी ही नहीं कि लाइट की स्पीड से खींच रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब इसको ऐसा खींचा गया तो जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो ये कि डिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन अब की बार जो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाया वो रिवर्स कर गया था। मतलब ये कि पहले जो ऐसे करंट जा रहा था, अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर गया। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया? रिवर्स कर गया। डायरेक्शन ऑफ करंट पहले इधर से ऊपर की, इधर से आके कॉइल के थ्रू ऐसे ऐसे होकर के जा रहा था। अब वही करंट क्या हो रहा था? ये लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड से इंटर करके लेफ्ट साइड से निकल रहा था, अब ये लेफ्ट साइड से निकल के राइट साइड से चला जा रहा था। तो डिफ्लेक्शन अपोजिट हो गया। ठीक, एक चीज़ नोटिस ये किया गया कि जब हम एन पोल को क्लोज ले जा रहे थे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट सेटअप हुआ और सामने एन पोल का फॉर्मेशन हुआ। जब इसको दूर ले जा रहे थे तो इसमें क्लॉकवाइज करंट सेटअप हुआ और सामने एस पोल का फॉर्मेशन हुआ। माने सोलेनॉइड के अंदर ये जो कॉइल है उसके अंदर, और इसमें रिवर्स हो गई, पोलैरिटी इसकी रिवर्स हो गई। यहाँ पर इसकी पोलैरिटी जो पहले थी उससे ये क्या हो गया? रिवर्स कर गया। इंटरेस्टिंग बात है। तो अब कुछ और भी किया जाए, अब थोड़ा सा इतना सेटअप को हम नहीं बनाते हुए आपको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं, है ना। खैर बना ही देते हैं, हटाइए। अब ये एस पोल को सामने रख के काफ़ी तेज़ी से लाया जाए। जब एस पोल को पलट दिया जाए, मैग्नेट को पलट दिया जाए, पलट करके सामने लाया जाए, तो सामने जब लाया गया तो ये देखा गया कि वापस से इसमें एस पोल का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। एस पोल ही क्या हुआ? डेवलप कर गया यहाँ पर। मतलब क्लॉकवाइज करंट स्टार्ट हो गया इसमें भी क्लॉकवाइज करंट क्या हुआ? सेटअप हो गया जब लाया जा रहा था। फिर जब इसको वापस ले जाया गया, ये फाइंडिंग अपने को पता होना चाहिए, फाइंडिंग्स पता होना चाहिए, ये फाइंडिंग्स पता होना चाहिए, है ना। क्या कि ये फाइंडिंग, हाँ इसमें डिफ्लेक्शन इधर ही था। ठीक, ये फाइंडिंग्स पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? ये बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा। अब जब ये करीब आ गया था, इसको वापस से दूर ले जाने लगे, तो देखने में जो आया वो आया ये कि यहाँ पर एन पोल का फॉर्मेशन हुआ, यानी एंटी क्लॉकवाइज करंट इस कॉइल में क्या हो गया? सेटअप हो गया। एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें सेटअप हो गया और डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा हो गया। दो ऐसे सिचुएशन है, फर्स्ट नंबर और ये फोर्थ नंबर, जिसमें हमारा राइट साइड में एन पोल का फॉर्मेशन हुआ, और दो ऐसे सिचुएशन हैं जिसमें राइट साइड में साउथ पोल का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। मतलब एन पोल के तरफ से जब क्लोज हो रहे थे तो एन पोल का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, और एस पोल का जब दूर ले जा रहे हैं तो एन पोल का फॉर्मेशन हुआ। एन क्लोजर एन पोल, एस फार एन पोल, जबकि एन फार तो एस पोल और एस क्लोजर तो एस पोल, सेम क्लोजर सेम पोल, है ना। और फार में अपोजिट पोल। सेम क्लोजर, जब सेम क्लोजर ला रहे हैं तो सेम पोल, फार ले जाएंगे तो अपोजिट पोल। एक दो बात याद रखिएगा कि जब क्लोजर ला रहे हो तो सेम पोल का फॉर्मेशन होगा, दूर ले जा रहे हो तो अपोजिट पोल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ऐसा हो रहा था।
तो अब तो सवाल ये उठता था क्या अब इस बात को छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए कि मतलब कौन सा पोल फॉर्म हो रहा था। ये तो क्लियर था ना कि भैया चार्ज इन मोशन आ गया था, ये तो क्लियर था ना कि चार्ज इन मोशन आ गया। चार्ज इन मोशन आ गया मतलब ये कि करंट सेटअप हुआ, तो मैग्नेट इन मोशन कैन प्रोड्यूस करंट, करंट को प्रोड्यूस कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है, ऐसा जो कुछ भी बोलना है हम बोल सकते हैं। तो जो हम लोग थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में प्रश्न उठाए थे वो बात तो स्टैब्लिश हो गई, ठीक। तो मैग्नेट इन मोशन अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए तो सेटअप किसी सर्किट में तभी हो सकता है जब उसमें ईएमएफ अप्लाई हो। तो इस जगह पर जो देखने वाली बात है कि एक करंट तो इंड्यूस हुआ है और करंट तब तक नहीं किसी सर्किट में पास होगा जब तक कि उसमें कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप नहीं कर रहा हो या इंड्यूस नहीं हो रहा। यानी कि इस घटना इस इवेंट में एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सबसे पहले, जो कि क्या कर रहा है, एक इंड्यूस करंट को सेटअप कर दे रहा है उस सर्किट के अंदर। तो एक बात क्लियर दिख गया कि चलिए कोई ईएमएफ इंड्यूस तो ज़रूर हो रहा है, क्योंकि बिना ईएमएफ के करंट तो फ्लो होना चालू नहीं होगा, है ना। वो हम लोग क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट में ईएमएफ कौन प्रोड्यूस कौन अप्लाई करता है, सेल देता है। सेल जो है, सेल के ईएमएफ की बात हम करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, जो सर्किट में चार्ज को क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं कहेंगे, कोई इंड्यूस हो रहा है, चूँकि मैग्नेट का मोशन उसको ईएमएफ को कहीं ना कहीं इंड्यूस कर रहा था, जिसके कारण एक इंड्यूस करंट इसमें सेटअप हो गया था। तो अब मैं आपको वो इंसिडेंट थोड़ा सा सुना दूँ, जिस इंसिडेंट में ने उनको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक बार्स रखे हुए थे फैराडे के लैब में, वो एक अलमीरा के ऊपर था और नीचे एक कॉइल इस टाइप का उसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके नीचे रखा हुआ था। और उतारते समय, कोई सामान उतारते वक्त क्या होता है, मैग्नेट ऐसे गिरने लगा। तो पकड़ने के लिए वो लपके, तो पकड़ने के लिए जैसे उसको लपके तो पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन वो मैग्नेट सीधे जा कर के कॉइल के बीच में गिरा। तो जब वो पकड़ने के लिए लपक रहे थे उस समय ये देखे कि गैल्वेनोमीटर में ऐसे ऐसे उसका जो मिनरल है वो डिफ्लेक्ट करने लगा। तो सोचेगा ऐसा क्या हुआ भाई, गिरने के बाद मान लीजिए थोड़ा सा वाइब्रेशन होता था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता, लेकिन जिस समय गिर रहा था उसमें क्यों डिफ्लेक्शन हुआ। थोड़ा साइंटिफिक लोग का क्यूरियोसिटी ज़्यादा तेज होता है, वो हर चीज़ में कारण ढूंढने लगते हैं, शक करने की एक आदत हो जाती है, कहीं ना कहीं संदेह पैदा करना या कुछ भी ऐसा सोचना, एक्स्ट्रा सोचने की आदत होती है, और ये अच्छी भी है बुरी भी है। चलिए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से मैग्नेट को उठाकर फिर से छोड़ा, देखा कि वही बात हो रही है, डिफ्लेक्शन। तब जाकर के वो एक्सपेरिमेंट में के सेटअप में गए थे। तो अक्सर क्या होता है कि कोई भी बहुत बड़ा फाइंडिंग इंसिडेंटली होता है, और उसके बाद जो है सो, हालांकि उस इंसिडेंट को बहुत लोगों ने देखा था, सेब को गिरते हुए बहुतों लोगों ने देखा था, लेकिन न्यूटन के दिमाग ठनका कि भाई नीचे ही क्यों आया, तो उसने ग्रेविटेशन की खोज कर दी। तो इंसिडेंट अगर किसी ऐसे पर्सन के सामने हुआ जो कि सेंसिटिव है जिसका ब्रेन, तो वो कुछ ना कुछ क्या करता है, उसके पीछे के कारणों को ढूंढने लगता है, और यही चीज़ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए कुछ और एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं फैराडे का, जो इसके कॉन्सेप्ट को हमारा और स्ट्रॉन्ग करेगा और हमको ये बतलाएगा कि आखिर ये ईएमएफ इंड्यूस कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो क्यों का जवाब ये है कि नेचर लव सिमेट्री, चार्ज इन मोशन कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो मोशन इन मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ भी, वो क्या करेगा, मैग्नेटिक करंट को सेटअप कर देगा। अब एक उसने सोचा कि भैया क्या हो रहा था, जब मैग्नेट को हम दूर या करीब लेके जा रहे थे, मैग्नेट को जब हम दूर या करीब लेके जा रहे थे,
तो डेफिनेटली जो कहानी हो रही थी, अब उसने सीधी सी बात किया कि ये तो कॉइल था जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, ठीक है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड था, ठीक, और एक ऐसा ही अरेंजमेंट उन्होंने ले लिया, ठीक है, और जिसमें वो क्या किए, एक सेल को डाल दिए और एक रिहोस्टेट। अब पता नहीं रिहोस्टेट कितने बच्चों को समझ में आता है। रिहोस्टेट इज द डिवाइस विच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। रिहोस्टेट एक ऐसा इक्विपमेंट है जो किसी सर्किट के अंदर क्या हो, करंट के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, ठीक। तो किया ये गया इस एक्सपेरिमेंट में कि पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस दे करके करंट को क्या किया गया, सेटअप कर दिया गया, ठीक। करंट को सेटअप कर दिया गया, कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नहीं हुआ। स्टार्टिंग में हुआ था, लेकिन छोड़ दीजिए इस बात को, है ना, उसको छोड़ दीजिए। अब इस रिहोस्टेट के मदद से हमने करंट को बढ़ाना चालू किया। तो जब करंट को, ये करंट जो है इसकी ये चीज़ है ना, जरा गौर कीजिए, कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब यहाँ बढ़ाना चालू किए और इसके फेसिंग में एंटी क्लॉकवाइज करंट दिए, तो इसके फेसिंग में भी एंटी क्लॉकवाइज करंट देखने को मिला। इसके फेसिंग में भी एंटी क्लॉकवाइज करंट, यानी कि ये सामने एन पोल जब करंट को बढ़ाना चालू किए तो ये यहाँ सामने भी एन पोल डेवलप हुआ। इस टाइप से ही करंट का फॉर्मेशन हुआ। हम जानबूझ करके आपको ये सारी बातें इस समय ही बतला रहे हैं, क्यों? क्योंकि आगे जाकर के फिर अलग से बताने में समस्या आने लगती है, उस समय कॉन्सेप्ट लोगों का तिलमिलाने लगता है। छड़ी मेन पॉइंट इसमें यह था कि हम जैसे ही करंट में इंक्रीजमेंट करने लगे, तो करंट में इंक्रीजमेंट करने लगे तो सामने एन पोल का फॉर्मेशन हो गया, डिफ्लेक्शन दिखा इस साइड में, करंट इस टाइप से फ्लो होने लगा कि सामने एन पोल बन जाएगा। मतलब ये कि जैसे करंट इसमें बढ़ाने लगे वैसे ही इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस हुआ और इसने करंट को प्रोड्यूस कर दिया, और डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरीके से हुआ कि इंक्रीजमेंट ऑफ करंट हो रहा था इसमें, और सामने इसके एन पोल था, तो यहाँ भी एन पोल का फॉर्मेशन हो गया। दैट वाज द फाइंडिंग। अब क्या किया गया कि इसको करंट को अब इस रिहोस्टेट के मदद से डिक्रीज करना चालू किया। जैसे ही डिक्रीज करना चालू किए सारा कहानी पलट गई। तो जरा से एक सेकंड के लिए हम जरा इंटरवल लेंगे। इंटरवल ये इस बात का होगा, आपने जब तक आप बढ़ा रहे थे करंट को तब तक यहाँ करंट फ्लो हो रहा था, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था और इसमें करंट सेटअप था, बढ़ा रहे थे। आपने बढ़ाना बंद कर दिया। जैसे ही आपने बंद किया इसका करंट रुक गया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन को नहीं मिला, यानी कि इसमें करंट को जब तक वेरी कर रहे थे तब तक तो डिफ्लेक्शन दिख रहा था, वेरी करना बंद कर दिए, बढ़ाना बंद कर दिए, करंट इसमें स्टॉप हो गया, यानी कि इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इसमें स्टॉप हो गया। ओके, बढ़ाना रुका, स्टेडी करंट हो गया, यहाँ पर कोई इंडक्शन देखने को हमको नहीं मिला। अब रिहोस्टेट के मदद से हमने करंट को डिक्रीज करना चालू कर दिया। तो जैसे ही रिहोस्टेट के मदद से हमने डिक्रीज करना चालू किया, कहानी पलट गई। जो करंट अभी इधर से जा कर के उधर से निकल रहा था, अब वो उलट गया, अब वो सारी बात पलट गई, डिफ्लेक्शन पलट गया, है ना। सामने अब जो एन पोल बन रहा था, अब ये इस पर एस पोल बन गया, है ना। अब ये करंट ऐसा निकलने लगा। अब इस बात को समझ लीजिए, अब इतना ऐसा होते हुए इधर से गुजर रहा था, ऐसे होते हुए आ रहा था, क्लॉकवाइज हो गया है, ऐसा होते हुए जा रहा था, ठीक। जब डिक्रीज करना चालू किया तब, है ना, जब डिक्रीज करना चालू किया तब, तो डिक्रीजमेंट से बहस नहीं था, बहस यह था कि कॉइल का यहाँ ओरिएंटेशन कैसा है ना।
अगर कॉइल का ओरिएंटेशन हमारा कैसा है, ठीक है। अब इसी सेटअप को अगर पलट देते थे, इस सेटअप को हम पलट दें, मैं डिक्रीज करना चालू किया, यहाँ पर एस पोल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ तो एन था ही डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से, डायरेक्शन के करंट के हिसाब से एन था ही, तो डिक्रीज करने लगे तो एन बन गया। अब इसको पलट दिए, पलट ये दिए कि ये चीज़ पलट गया। चलिए मैं आपको पलटा हुआ चीज़ दिखाता हूँ, है ना। पलट दे रहे हैं, पलट ये दे रहे हैं कि यहाँ रियोस्टेट आ गया, पलट गया ये, माने करंट अब इधर से इधर, है ना, इधर से इधर जाने लगा। तो जाने लगा तो इधर एस पोल का फॉर्मेशन, इधर एन पोल का फॉर्मेशन, है ना जी, इधर एन पोल का फॉर्मेशन हुआ, है ना, इधर एन पोल का फॉर्मेशन, यस एन पोल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक। और स्टेडी था तब तो कुछ नहीं हो रहा था, स्टेडी था तब तक कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही अब करंट को हमने फिर से बढ़ाना चालू किया, ये फेसिंग इसमें एस पोल था, सामने एस पोल बन गया। मैंने बढ़ाना चालू किया, कोई करंट जब तक स्टेडी स्टेट में था कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही बढ़ाना चालू किए, इसका एस पोल स्ट्रेंथ बढ़ने लगा, तो इसके यहाँ एस पोल को क्या कर दिया, हुआ डेवलप कर दिया, यहाँ पर एस पोल को डेवलप कर दिया। इसी टाइप का करंट देखने को मिला। जब तक बढ़ाते रहे, मैंने वेरिएशन करते रहे, इंक्रीज करते रहे करंट को, तब तक इसमें करंट सेटअप था। जैसे ही बढ़ाना बंद किए, मतलब स्टेडी करंट हो गया इसमें, यहाँ का डिफ्लेक्शन बंद, इसमें कोई भी वो चीज़ देखने को नहीं मिला हमको, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ देखने को नहीं मिला, नहीं कोई इंड्यूस्ड करंट हमको इसमें देखने को मिला। अब फिर जैसे अब करंट को डिक्रीज करना चालू किए, कहानी पलट गई, कहानी पलट गई। अब डायरेक्शन रिवर्स हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया। ये सब क्यों, क्या कारण है, ये सब बाद में देखेंगे। सिर्फ फाइंडिंग के टाइम पर मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इन डिक्रीजमेंट इन करंट स्टार्ट किए, तो इसमें एन पोल का डेवलपमेंट हो गया। कुछ ऐसा देखने को अभी तक के फाइंडिंग में एक चीज़ दिख रहा है। अगर पूरा शुरू से लेकर अभी तक जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अगर उसको देखा जाए, तो जब आप मैग्नेट को कॉइल के करीब ले जा रहे थे या दूर ले जा रहे थे, तो क्या चेंज हो रहा था इस कॉइल में? कुछ चेंज हो रहा था क्या? जी, इससे निकलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब करीब लेते जाएंगे तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके साथ लिंक्ड है, जो इसके अंदर से पास हो रहा था, वो बढ़ रहा होगा, ठीक है। और जब दूर भी ले जा रहे हैं तब भी डिक्रीज करने लगेगा। क्या? लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी एन, जब आप मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे तो कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू में क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। यही इवेंट यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जब करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ा या घटा रहे हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है इस कॉइल से और इस कॉइल से, ये इसमें क्या हो रहा था? वो चेंज हो रहा था। तो लिंक्ड फ्लक्स जब कॉइल से चेंज हो रहा था, इसमें तो हो ही रहा था, जब इससे लिंक्ड फ्लक्स में चेंज आ रहा था तो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा था, यानी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। इस इवेंट में भी और इस इवेंट में भी एक बात कॉमन है, यानी कि शुरू में जो हमने बोला कि मोशन इन मैग्नेट कैन प्रोड्यूस करंट, कैन जनरेट करंट, कैन इंड्यूस करंट, ठीक है। लेकिन इसकी जो एक्चुअल फाइंडिंग हमको देखने को अब मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जिस भी क्लोज सर्किट में करंट इंड्यूस हो रहा है उसमें एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है कि चाहे तरीका कोई भी हो, लेकिन अगर लिंक्ड फ्लक्स यानी कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर चेंज आता है तो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो क्या ये फ्लक्स वाली कहानी बिल्कुल सही है क्या? फ्लक्स वाली कहानी सही है तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज या दूर, दूर या पास लेके जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है।
है ना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है। एरिया, अब तो बात ये होती है कि फ्लक्स, तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट में तो मैग्नेटिक फील्ड में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट, क्लोज ला रहे हैं या यहाँ पर करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन से फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो हम क्या और भी फैक्टर चेंज करें, मतलब एरिया चेंज कर दें या ये कुछ चेंज कर दें, तो ऐसा कुछ होगा क्या, ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या? इस पर हम आएंगे बाद में। एक एक्सपेरिमेंट है, ऐसा करते हैं, अरे इतना बनाने की जरूरत है। ये एक वायर लिया गया, यहाँ गैल्वेनोमीटर लिया गया और ऐसा किया गया, और ये आर्म है, ऐसा लंबा आर्म है ना, ऐसा लंबा आर्म है, और इस पर एक मूवेबल आर्म जो उसके साथ टच कर रहा था, जो इसके साथ क्या हो रहा था, टच कर रहा था, और इसको लेकर के काफ़ी तेज़ी से इधर भागा जाए। तो भागा जाए तो क्या होगा, ये जो क्लोज्ड है लूप जो है, इसका एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखने को ये मिला कि इसको लेकर के दूर जाने लगे, तो देखने को ये मिला कि इसमें हमारा, है ना, इसमें हमारा इस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो गया। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी को हमने बनाया, एरिया में वेरिएशन लाया, यानी कि इस लूप के एरिया को चेंज किए ताकि लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो, चेंज हो। तो जब ऐसा कुछ किया गया कि इसको बाहर की तरफ तेज़ी से ले जाया गया, तो देखा गया कि एंटी क्लॉकवाइज करंट सेटअप हो गया, और अगर तेज़ी से अंदर की तरफ लाया गया तो देखा गया कि क्लॉकवाइज करंट इसमें सेटअप हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स कर गया। मतलब एरिया में चेंज लाने से भी हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यानी जो फ्लक्स वाले डायरेक्शन में जो हम लोग बढ़ रहे थे कि फ्लक्स में चेंज आने से ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है। ये इतनी तक तो B इंटू ए तक में तो क्लियर है। ये थीटा वाला कहानी कहाँ तक सही है। इस एक्सपेरिमेंट को भी किया गया कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया गया, उसके अंदर एक लूप लिया गया, लूप को ऐसा रखा गया, इसको रोटेट किया गया, इसका एरिया वेक्टर इधर थीटा का डायरेक्शन कुछ रहा होगा, इसको रोटेट किया गया। रोटेट करने से देखा गया कि इसमें भी करंट सेटअप हो गया। मतलब ना तो एरिया बदल रहे थे, ना तो मैग्नेटिक फील्ड का न तो एरिया बदल रहे थे, नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर रहे थे, सिर्फ इसको रोटेट कर रहे थे, मतलब थीटा में वेरिएशन ला रहे थे, इसके एक्सिस के अबाउट उस लूप को घुमा रहे थे, तो देखा गया कि इसमें करंट इंड्यूस हुआ। यानी कि तब जाकर के ये बात कंफर्म हो गई कि ई लिंक्ड फ्लक्स के वैल्यू में अगर हम चेंज लाते हैं किसी भी कॉइल के, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसके कारण एक इंड्यूस करंट उस क्लोज सर्किट के अंदर सेटअप हो जाएगा। करेक्ट। तो ये फाइंडिंग इतनी जद्दोजहद के बाद एक कंक्लूजन तक हम लोग पहुंचे कि इनफैक्ट व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, क्या तो वेन एवर देर इज ए चेंज इन लिंक्ड फ्लक्स टू ए linked closed coil, then an EMF is induced in that coil, and this induced EMF continues, this EMF continues till there is change in magnetic flux, और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तब तक ये EMF उसमें इंड्यूस होता रहेगा। जैसे ही ये लिंक्ड फ्लक्स में चेंज करना बंद कर देंगे, वैसे ही इंडक्शन ऑफ ईएमएफ भी बंद हो जाएगा, इंड्यूस करंट भी बंद हो जाएगा। तो चलिए अब जरा सा हम लोग लिख ले फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले तो हम लोग आज के संदर्भ में जो बात है वो लिखने का कम, कॉन्सेप्ट का ज़्यादा है ना।
लिखने का कम है, आज चूँकि इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन काफ़ी हेवी हो जाता है इसका, और इंट्रोडक्शन में अगर बात को आप समझ गए हों तो आपके लिए ये चैप्टर इजी हो जाएगा। अगर इंट्रोडक्शन की जो बातें हमने अभी आपको बतलाई वो समझने में अगर यदि आपको दिक्कत हुई है तो चलिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला लॉ ये कहता है कि whenever there is change in linked flux to a coil and EMF is induced in the coil, which induces a current in the closed circuit. देखिए, इंडक्शन ऑफ ईएमएफ और इंड्यूस करंट में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। अगर यदि सर्किट क्लोज हुआ तो करंट देखने को मिलेगा, अगर सर्किट क्लोज हुआ तो करंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, coil which induces a current in the closed circuit, this induction of EMF lasts as long as there is change in magnetic flux linked to the coil। ठीक, अब दूसरा ये तो हो गया कि भैया लिंक फ्लक्स के वैल्यू में चेंज होगा तो आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लोज सर्किट हुआ तो करंट भी, इंड्यूस करंट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बात क्या, कितना होगा। तो कहता है कितना ईएमएफ है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट is directly proportional to the rate of change of linked flux। That means EMF induced is directly proportional to del phi upon क्या, del t। EMF induced is directly proportional to del phi upon del t, और E equals to minus del phi by del t। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसका -1 आता है, और माइनस साइन क्यों लेते हैं वो बता दें। द नेगेटिव, अच्छा मैं ये तो देख लूँ कि नीचे कट तो नहीं रहा होगा, नहीं बहुत जगह। द नेगेटिव साइन shows that induced EMF always opposes change in flux। यहाँ पर एक लाइन मैं बस समझा दूँ कि अभी तक जो हम बार बार कर रहे थे कि एन पोल सामने आ रहा है, एन पोल बन रहा है, एन पोल दूर जा रहा है, एस पोल बन रहा है, या करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो पोल था सामने में वही पोल दूसरे तरफ सामने में बन जाता है, करंट को डिक्रीज़ करने लगते हैं तो अपोजिट पोल बन जाता है। ये सब चीज़, ये फेनोमेना अगर हम लोग देख रहे थे तो इसमें एक बात समझ में आ रही थी
वो क्या कि जो वहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड हो करके जो करंट अपना डायरेक्शन पकड़ता है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरीके से होता है कि वो जो कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बने, वो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज माने चेंज इन फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। माने वो नहीं चाह रहा कि फ्लक्स में हमारे क्या है, चेंज हो। वो नहीं चाह रहा था कि फ्लक्स में चेंज हो। आई रिपीट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा इवेंट देखने को मिला जिसने इनर्शिया ऑफ करंट को डिफाइन कर दिया। मतलब करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है तो लिंक्ड फ्लक्स होगा, और लिंक्ड फ्लक्स है तो लिंक्ड फ्लक्स वैल्यू में चेंज करने को हमेशा अपोज करेगा। मतलब अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको अपोज करेगा, अगर करंट घट रहा है तो उसको अपोज करेगा। मतलब कि जो करंट सेटअप है किसी सर्किट के अंदर, या जीरो करंट है, जीरो से कुछ आई होने वाला है तो भी अपोज करेगा, आई से जीरो होने वाला है तो उल्टा करेगा, तो भी अपोज करेगा। नहीं चाहेगा कि हमारा करंट जो है ख़त्म हो जाए। यानी कि इनर्शिया ऑफ करंट की प्रॉपर्टी कुछ देखने को मिली है। अब ये इनर्शिया ऑफ करंट है क्या, इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, इसी यूनिट में हम लोग देखेंगे बाद में, लेकिन थोड़ी सी हमने यहाँ पर आपको इंडिकेट कर दिया था। ठीक है, तो नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस चेंज इन फ्लक्स। तो हमेशा से स्टेटस में, स्टेट में जो भी चेंज लाता है उसको इनर्शिया के नाम से जानते हैं, और ये इनर्शिया है क्या वो देखेंगे। ये तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो बात हम लोगों ने फार्मूला जो हमारे फैराडे साहब ने दिया, वो हमारा क्या है, एवरेज ईएमएफ निकालने के लिए। अगर आपने इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अगर निकालने की है तो E की वैल्यू -d∅dt से लेंगे। दो तरीका जहाँ जैसा इस्तेमाल हो रहा होगा। अगर लीनियर वेरिएशन हो तो यही काफ़ी है, नहीं अगर यदि हमारा क्या हो रहा है, वेरिएशन नॉन लीनियर हो रहा हो फ्लक्स में, तो फिर ये फार्मूला लगेगा। कहाँ कैसा लगेगा वो इसकी बात है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज ईएमएफ हो गया। एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, एवरेज ईएमएफ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड हो गया। ठीक है जी, कुछ क्वेश्चन है उसी को मैं ले लेता हूँ आगे, लेंस लॉ वगैरह बताने से पहले ज़्यादा बेहतर है। ये एग्जाम्पल 6.1 में देख रहा हूँ, देखता हूँ क्या बताने लायक है कि वर्बली बताने लायक है, वो देख लेते हैं। कंसीडर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट 6.2, व्हाट वुड यू ऑब्टेन ए लार्ज डिफ्लेक्शन, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। बी, हाउ वुड द demonstrate the presence of induced current in the absence of galvanometer। चलिए एक्सपेरिमेंट 6.2 किधर है भैया, फिगर 6.2 का 6.3 फिगर दिख रहा है, 6.2 6.1। अच्छा, वो एक सोलेनॉइड के पास दूसरा सोलेनॉइड, वेरिएबल करंट। ठीक, चलिए, तो ये कह रहा है कि व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन ए लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाँ, ज़रा सा इसको मैं फोकस में दे दूँ बच्चों को। ये देख लीजिए एग्जाम्पल 6.1 आप देख लीजिए। एग्जाम्पल 6.1 आप देखें, और ये उसमें वो वाला फिगर था, हम लोग देखे हैं उसको, है ना, अभी हम लोग देख रहे हैं। इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया और दूसरा एक सेटअप दे दिया था जिसमें सेल लगा के, रिहोस्टेट लगा करके, और तब कॉइल को ऐसा किया गया था, है ना। ओके,
इसमें जब हमारा वो सेटअप किया गया था, इसमें जब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट इन करंट कर रहे थे, तो इसमें एग्जांपल 6.1 जो एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए, बुक आपके पास होगा, हमको क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं। ये कह रहा है कि इसमें लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन, ए नंबर में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फास्ट टू for large scale deflection, the variation in current, सर्किट 1 इसको कह ले, सर्किट 2 इसको कह ले, इन सर्किट 2 मस्ट बी फास्टर। तो जितना तेज इसमें करंट का वेरिएशन करेंगे उतने ही तेज़ी से इसमें लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी, और जितना ज़्यादा रेट से अगर यहाँ लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू में चेंज आएगी उतना ही बड़ा EMF इंड्यूस होगा, उतना ही ज़्यादा करंट इसमें क्या होगा, पास होगा। चलिए, और इसका सेकंड पार्ट में था कि हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर इस मान लीजिए गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, अगर इसमें गैल्वेनोमीटर, चलिए एक नीडल डाल दीजिए ना भैया, एक मैग्नेटिक नीडल डाल दीजिए, जैसे ही करंट सेटअप होगा इसमें डिफ्लेक्शन को देखने को मिलेगा। अगर यदि नहीं है तो आप पता कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर नहीं है तो मैग्नेटिक नीडल डाल दीजिए, क्योंकि जैसे करंट सेटअप होगा ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो बी नंबर का जवाब हम कह सकते हैं by keeping a magnetic needle या bringing magnetic needle closer to circuit 1। अब उसमें क्या, उसके एग्जाम्पल में बी का जवाब क्या दिया मैं देखा नहीं हूँ, मैं देख लूँ कि क्या वो हमारे ही जवाब को दिया जा रहा है या कुछ और भी बोला जाए। रिप्लेस बाई स्मॉल बल्ब, अच्छा बल्ब लगाए कर सकते हैं, हाँ वो भी हो सकता है कि बल्ब यहाँ लगा दीजिए, बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब लगा दीजिए, बल्ब ग्लो कर, मैग्नेटिक रिले लगा दीजिए, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। कई तरीके हो सकते हैं प्रेजेंस ऑफ करंट को देखने का। चलिए अगला एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल का मेरे को दिख रहा है, उसको भी हम लोग ले लें। 47 मिनट से अच्छा हो गया, देखते हैं छोटा होगा तो फटाफट कर लेंगे, नहीं छोटा होगा तो फिर निपटा देंगे। 6.2 तो दे ही देते। A square loop of size 10 cm and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. East-west plane, ठीक है जी भैया, east-west plane, okay. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane. A uniform magnetic field of 0.1 is set up across the plane in northeast direction. ठीक है। The magnitude, the magnetic field is decreased to 0.7 second steady rate. Determine the magnitudes of the induced EMF and current during the time interval. लिंक्ड फ्लक्स निकाल लिया गया, फाइनल फ्लक्स मिनिमम हो गया, तो इनिशियल फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स निकाल करके इंड्यूस्ड EMF निकाल लिया गया, इंड्यूस्ड EMF निकाल करके और सेटअप करंट को निकाला जा सकता है। फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक, चलिए देख लीजिए क्या जाता है देखने में। इसमें 6.2 देख लीजिए, कुछ बात समझने को आ जाएगा, फिर बाद में देखेंगे क्या वीडियो लंबा हो गया। 6.2 में कॉइल आपका ईस्ट वेस्ट प्लेन में है, ईस्ट वेस्ट प्लेन में है, यानी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा किस डायरेक्शन में, आइदर नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर ऑफ द नॉर्थ, और कह रहा है कि जैसे कि ये लूप है ना, ये लूप है ऐसा, ये लूप है, ठीक है, ये लूप होगा मान लीजिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन को बता रहा है और ये नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट इसके लेफ्ट साइड, ये ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया,
ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो इनके बीच का एंगल 45 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब बीचों बीच, तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया, तो 45 डिग्री हो जाएगा। यही बात वहाँ कहना चाह रहा है। अब इससे हम लोग लिंक्ड फ्लक्स की बात, इनिशियल फ्लक्स बी ए कॉस थीटा की बात करिए, बी ए कॉस थीटा की बात कीजिए कि बी ए कॉस थीटा के बी की वैल्यू कितना दिया था? अरे यार बेकार को पंग कर दिए। बी दिया हुआ है आपका 0.10 टेस्ला, 0.10 टेस्ला, 10 सेंटीमीटर है लूप का, स्क्वायर लूप है। ओहो, ये लूप स्क्वायर है, खैर कोई बात नहीं, स्क्वायर लूप है ना, स्क्वायर लूप है। 10 सेंटीमीटर इसका साइड है। बी का वैल्यू जो है सो 0.1 टेस्ला है, जो टाइम लगता है 0.70 सेकंड का लगता है। तो ये अब जरा सा ये फार्मूला हम लोग को अप्लाई करना है। जरा सारी बातों को देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। ये देख लीजिए, एरिया हो जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर, दैट इज़ 0.1 का स्क्वायर में 0.01 यानी 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। बी की वैल्यू आपका 0.1 दिया है। अब थीटा हमारा 45 डिग्री, थीटा हमारा 45 डिग्री है। ये सारे वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दीजिए। तो फाई आई बी है ना, बी का मतलब हो जाएगा कितना? 0.1 टेस्ला है ना, 0.1 टेस्ला, यस। फाई है 0.1 टेस्ला, एरिया हो गया 10 की पावर -2 cos 45 1/√2, cos 45 1/√2 और हो तो गया, इतना ही तो है, इतना ही तो है, इतना ही तो है। तो 10 की पावर इसको ले लीजिए, 10 की पावर -3/√2 फ्लक्स हो गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ लेते हैं तो डेल फाई बाई डेल टी लेंगे। ये टी नहीं बल्कि डेल टी दिया हुआ था कि 0.7 सेकेंड इंटरवल में, ठीक है। तो ई डेल फाई का मतलब चेंज इन फ्लक्स, तो इनिशियल फ्लक्स ये हो गया। फाइनल फ्लक्स जरा सा मैं यहाँ पर छूट गया, फाइनल चूँकि फ्लक्स को जीरो करना है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो भी फ्लक्स है उसका जीरो हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस किया जा रहा है। तो फाइनल जीरो हो गया, तो चेंज इन फ्लक्स फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल है ना अपॉन डेल टी लेते हैं, तो फाइनल जीरो है माइनस ये फ्लक्स, ये इतना हो जाएगा इनिशियल फ्लक्स -10⁻³ /√2 मॉड में ले रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्शन छोड़ रहे हैं 0.70 सेकेंड। अब ये मॉड में ले रहे हैं तो हट जाएगा 10 की पावर -3 अपॉन 0.7 इंटू 0.7 इंटू √2, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब करंट की बात करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो 10 की पावर -3 0.7 √2 इसका वैल्यू 0.5, इसमें के साथ मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर -3 0.7 इंटू √2 इंटू 0.5 है ना, 0.5। अब 0.5, अब इसके साथ इसको जो कैलकुलेट करेंगे जो आंसर आया होगा वो है ना 2 मिली एम्पियर के आसपास आ रहा है, ये आ जाएगा। तो मेन था ये हमको ये समझाना, इनिशियल फ्लक्स बनाना पड़ता है और फाइनल फ्लक्स देखना पड़ता है ना। और उसके बाद तब इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग काफ़ी देखेंगे, लेकिन अभी तो इनिशियल बात है। लेकिन इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट हमने दिया है, अगर आपने शुरू से इसको तरीके से देखा है तो आगे आपको समस्या नहीं, अगर शुरू से नहीं देखा है तो एक बार फिर से शुरू से देख लीजिए। धन्यवाद।